नमस्कार। लेखक एवं रचना परिचय में आज जिस लेखक के विषय में हम अध्ययन करेंगे उनका नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था और उनका देहावसान 1936 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। 1904 से 1916 तक उर्दू में कहानियाँ लिखने के बाद वे हिंदी में आए और प्रेमचंद के नाम से मशहूर हो गए। उन्होंने हिंदी में लगभग 300 कहानियाँ लिखी तथा गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, कायाकल्प, कर्मभूमि, निर्मला आदि उपन्यासों की रचना कर हिंदी में उपन्यास विधा को प्रौढ़ता प्रदान की। उन्होंने नाटक तथा निबंध भी लिखे। मेरे विचार में उनके निबंध संकलित है। प्रेमचंद हिंदी के उन लेखकों में हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को प्रौढ़ता प्रदान की तथा कहानी और उपन्यास विधाओं को नए आयाम दिए। प्रेमचंद के साहित्य का प्रमुख स्वर है समाज सुधार। कला का कार्य मनोरंजन नहीं, सामाजिक स्वउद्देश्यता है। यही सूत्र उनके समस्त लेखन का आधार है। प्रेमचंद की कहानियों में समाज की कुरीतियों, राजनीतिक उथल पुथल, किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक रूढ़ियों के बंधनों में तड़पती नारी की वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। दलित और शोषित के प्रति संवेदना से ओतप्रोत प्रेमचंद की कहानियां पाठक के मन में केवल करुणा ही नहीं जगाती, वरन पाठक को शुभ और आदर्श की ओर भी प्रेरित करती है। अपने आरंभिक जीवन में प्रेमचंद गांधी जी से प्रभावित रहे, अतः उनकी कहानियों में आदर्शवाद का स्वर मुखरित है। किंतु धीरे धीरे वे यथार्थवाद को भी स्वीकार करते गए। अतः यथार्थवाद की कहानियों में जो प्रमुख कहानियाँ वो है कफन, पूस की रात आदि। कहानियों में उनकी यथार्थवादी दृष्टि की झलक मिलती है। प्रेमचंद ने कहानियाँ अत्यंत सरल और सहज शैली में लिखी है तथा उनकी भाषा अत्यंत सजीव और पारदर्शी है। उनकी कहानियाँ भारतीय जीवन की विसंगतियों पर तीखा प्रहार करती है। उनकी सभी कहानियाँ मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित है। पूस की रात। पूस की रात प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। कहानी का आरंभ ऋण की चिंता से होता है और अंत ऐसी अकर्मण्य दीनता में जो हर समस्या का समाधान तो लगती है, होती नहीं है। इस कहानी में प्रेमचंद अपने इस उद्देश्य को दर्शाने में सफल हुए हैं कि छोटे किसान का शत्रु केवल साहूकार ही नहीं बल्कि प्रकृति भी है। जो प्रकृति उसे खेत में अन्न देती है, वही प्रकृति उसकी खेती को भी नष्ट कर देती है और जिसके कारण ऋण की समस्या प्रारंभ हो जाती है। उसके पश्चात मजदूर और खेती दोनों ही इस समस्या का उदर नहीं भर पाती। वस्तुतः एक छोटे से हिस्से को छोड़कर संपूर्ण कहानी हल्कू का एकालाप जैसी है, जिसमें मुन्नी और जबरा जो चोगी कुत्ते का नाम है, उपस्थिति के कोई सार्थक संकेत नहीं दे पाते और जो नहीं है, जैसे कि सहना, उसकी उपस्थिति ऐसी ही है जिसके कारण शक्ति रहते हुए भी हल्कू निरुपाय है। निरुपाय इस अर्थ में कि कर्ज चुकाने के कारण वह कंबल तक नहीं खरीद पाता है और कंबल न खरीद पाने से वह अंततः सर्दी के कारण नील गायों से खेत की रक्षा भी नहीं कर पाता है। कहानी में ठंडी रात के वातावरण की बुनावट शिल्प की सपाटता के बावजूद उसे कलात्मक आयाम देती है। अंत होते होते कहानी ठंड में खेत पर सोने से बचने के कारण हल्कू की प्रसन्नता और मजदूरी करके माल गुजारी चुकाने की मुन्नी की चिंता पाठक को कहानी पर देर तक सोचने के लिए विवश कर देती है कि किसान की दुर्दशा उस मजदूर से भी कहीं अधिक है जो मजदूरी करके अपना पेट पालता है, जबकि किसान को उस मजदूरी में से खेत का लगान भी चुकाना होता है। कहानी प्रभावान्वित में सफल है, अपना प्रभाव छोड़ने में सफल हुई है और बिना किसी समाधान के प्रेमचंद पाठक के सम्मुख केवल प्रश्न उठाकर ही
छोड़ देते हैं।